हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास का यानी आधुनिक इतिहास का एक झलक देखेंगे। हमने कल के वीडियो में बोला था कि हम लोग जो इतिहास है उसको आसान भाषा में, देखिए इतिहास जो सब्जेक्ट है बहुत जटिल लगता है किसी भी स्टूडेंट को, तो इसको हम आज के बाद छोटी छोटी वीडियो लाएंगे और उसको आसान भाषा में पढ़ेंगे, ठीक, और पूरा थ्योरी के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें याद हो जाए। आप सभी मेरे वीडियो से देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ में दोस्तों आप सभी मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो आप सभी को मिल सके और लाइन बाय लाइन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने जैसे संविधान का पढ़ रहे थे, संविधान जो मेरा छूटा है वो भी वीडियो आएगा और साथ में आधुनिक भारत, आप जानते हैं कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम अब कह रहे हैं कि सबसे जटिल को हम लोग आसान भाषा में पढ़ेंगे। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ दोस्त शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा ताकि क्या हो कि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप सभी को मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा वीडियो है बंगाल का आधिपत्य, क्योंकि आधुनिक इतिहास जो है वह अंग्रेजों के आगमन हम लोग जो पढ़ते हैं और उसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंग्रेजों का आगमन भी वीडियो देखेंगे, लेकिन हमने कल पलासी और बक्सर के युद्ध पढ़ा था, तो हम बंगाल, पलासी और जो बक्सर था दोनों बंगाल के क्षेत्र में ही थे, ठीक है। पहले बंगाल भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। ऊपर बंगाल, पश्चिम में आप देखिए हम भारत का मैप है, इधर वाला बंगाल के क्षेत्र में आता था, नीचे वाला मद्रास के क्षेत्र में आता था और इधर हमारा मुंबई के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और इधर जो हमारा उत्तर पश्चिम है पंजाब के क्षेत्र में, लेकिन मुख्यतः 3 आप पढ़िएगा अंग्रेजों का प्रभुत्व, ठीक। तो जो बंगाल है ये हमारा सबसे समृद्ध यानी सबसे धनवान क्षेत्र था, ठीक है। बंगाल सबसे समृद्ध था, तो अंग्रेजों की निगाहें इस बंगाल पे ही टिकी हुई थी कि अगर हम भारत में टिकेंगे तो हमारे बंगाल कब्जे में होना चाहिए, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि जो इधर बंगाल है, यहाँ पश्चिम बंगाल जो हम लोग बंगाल बोल रहे हैं, यहाँ बिहार, उड़ीसा और क्या था पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ नई दिल्ली है, नई दिल्ली के क्षेत्र में यानी दिल्ली के सिंहासन पर जो मुगलों का शासन चल रहा था, ठीक। अब हमने ये भी बात बताया था कि उत्तरोत्तर मुगल काल जब शुरू हुआ वो उसके बाद दिल्ली के शासन की सत्ता क्या हो गई, कमजोर होती चली गई। अब सुनिए बंगाल का आधिपत्य पढ़े। सबसे पहले तो 1707 ईस्वी में हम आज एक छोटा सा झलक लाए हैं, मतलब समझिए कि एक झलक है, सिर्फ आपको दिमाग में बैठा लेना है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, यानी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसके बाद क्या होती है कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर यानी 1707 ईस्वी के बहादुर शाह प्रथम बनता है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद में आप जहादर शाह देखिएगा, फिर फर्रुखसियर आता है। उत्तरोत्तर मुगल काल हम एक वीडियो लाएंगे। तो ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब, हम कहानी देख रहे हैं। फिर जैसे ही 1717 आता है तब फर्रुखसियर का शासनकाल आता है, ठीक है। फर्रुखसियर के समय क्या होता है कि फर्रुखसियर ने डर को, इसको घृणित कायर भी कहा जाता है, ठीक है। घृणित कायर यानी डरपोक, यह बहुत डरपोक इसीलिए इसको कहा गया है। इसने क्या किया कि बंगाल, उड़ीसा और जो बिहार का क्षेत्र था इस पर क्या किया कि अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया। फरमान जारी किया कि आप हमको टैक्स देकर यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेज तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि यहाँ पे अंग्रेजों का सबसे पहले आप यहाँ सूरत के क्षेत्र में देखे होंगे कि सूरत के क्षेत्र में अपना क्या करता है, फैक्ट्री स्थापित करता है। यहाँ पे क्या होता है कि फैक्ट्री पूर्णतः न बनने के बाद फिर यहाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। फिर मसूलीपट्टनम 1711 ईस्वी में जब स्थापित हो जाता है, फिर पूर्णतः 1713 ईस्वी में सूरत गया। इसके ऊपर वाले क्षेत्र आप जानते होंगे कि ये सभी जो क्षेत्र थे यहाँ पे मराठा था, इधर हमारा मुगल था, यानी यह दिल्ली के क्षेत्र मुगल था,
ठीक है। और नीचे जो आपका कर्नाटक का क्षेत्र, इधर का जो क्षेत्र है, इधर आप जानते पढ़े होंगे कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक के युद्ध पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर कर्नाटक का क्षेत्र था, ठीक। फिर इधर बंगाल, ये सभी क्या हुआ कि धीरे धीरे इधर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे, ठीक है। अब बंगाल की तरफ इनकी निगाहें थी, तो इनको बंगाल के में क्या हुआ कि फर्रुखसियर के द्वारा एक फरमान जारी हुआ। इस फरमान में क्या हुआ कि टैक्स फ्री हो गया, यानी आप यहाँ पे 3000 रुपये, यानी वर्ष में 3000 रुपये देकर, ठीक है, 3000 रुपये देकर यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये लोग 3000 रुपये देते थे और व्यापार करते थे, ठीक है, यानी टैक्स ही छूट कर दिया गया। फिर उसके बाद 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, यहाँ पे 1717 ईस्वी में जैसे फर्रुखसियर का शासन काल रहता है, इसी समय 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। स्वतंत्र नवाब का मतलब समझ रहे कि बंगाल पे जो पहले होता था उस पे मुगलों का हस्तक्षेप होता था, ठीक है। क्या होता था? मुगलों का हस्तक्षेप होता था। लेकिन 1717 इसमें पहली बार मुर्शिद कुली खां, दिमाग पर रखना है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां 1717 ईस्वी में बनता था। इसका कार्यकाल 1723 तक रहता है। यह बंगाल को अलग कर दिया मुगलों से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां बना, फिर ये बंगाल पे आधिपत्य कर रहा है। इसी समय आप पढ़िएगा कि 1719 की घटना, मोहम्मद शाह जब बनता है, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको हम लोग कहते हैं, ये जब मुगल काल का, उत्तरोत्तर मुगल काल का शासक बनता है, तो इस समय इसकी इतनी सत्ता कमजोर हो जाती है, इतनी सत्ता कमजोर है कि जो इसके क्षेत्र में थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे कि आप अवध में सआदत खां स्वतंत्र शासक बना, हैदराबाद में चिनकिलीज खां, बंगाल में पहले ही मुर्शिद कुली खां था। फिर उसके बाद कर्नाटक में अब ये भी स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। अब पर यहाँ आइए, जब 1717 से कार्यकाल चलने लगा बंगाल में, उसके बाद और शासक आए। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आप पढ़िएगा, अलीवर्दी खां। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां वहाँ का शासक बनता है, जो कि आप जानिएगा कि इसने क्या कहा था। देखिए, जो हम शब्द बोल रहे हैं, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसको लिखिए, जो मैं शब्द समझा रही हूँ, तभी जाके आप इतिहास को कंठस्थ याद हो सकता है, दिमाग में बैठ जाएगा। इतिहास कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। आप जैसे जैसे 2-10 डेट याद करिएगा, फिर उसके बाद आगे याद करिएगा, फिर उसके आगे याद करिएगा, अपने आप इतिहास आसान लगने लगेगा, ठीक। तो यहाँ से 1717 के बाद 1740 याद रखना, अलीवर्दी खां, जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, ठीक है। यही अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक रहते हैं। फिर इनकी क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1756 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1740 के बाद आप देखिएगा 1746 ईस्वी से कर्नाटक में युद्ध शुरू हो जाता है। कर्नाटक का जो क्षेत्र है, ये यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। ये सब जो क्षेत्र था आपका, ये मद्रास वाला, यहाँ पे युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों और क्या होता है, जो हमारा पुर्तगाल थे और साथ में हमारा फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसियों का यहाँ सबसे ज़्यादा अपना क्या था, व्यापार होता था। तो ये अंग्रेज क्या कि इधर फ्रांसीसी को हरा दिए। 1764 से 48 से शुरू होते होते चला गया कहाँ तक, 63 तक, ठीक है। इसके बाद एक घटना, अंग्रेज, हम लोग बंगाल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा झलक ले लिए। फिर इसके बाद 56 में आ गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय ही हम कल के वीडियो में देखे थे कि सिराजुद्दौला के समय में क्या हुआ, प्लासी के युद्ध घटित हुआ, जो अंग्रेजों के रास्ता क्या कर दिया, मार्ग मतलब खोल दिया, यानी मार्ग बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 57 में तो युद्ध हुआ 23 जून को। फिर 1757 ईस्वी में मीर जाफर को अंग्रेजों ने वहाँ बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन ये मीर जाफर को कठपुतली कहा गया, यानी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, जो मन में अंग्रेजों का वो करो, ठीक है। 1757 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि 1757 ईस्वी में जब यह बना, तो फिर इसको हटाकर 1760 से 64 ईस्वी तक ले इसका दामाद बना मीर कासिम, जो कि हमने कल भी पढ़ाया था कि यह एक बहुत ही
योग्य शासक था, बंगाल का सबसे योग्य शासक कहा जाए तो इसी को कहा जाए। और महत्वाकांक्षी था, यानी दूरदर्शी था, हमेशा दूरदर्शी सोचता था कि किस प्रकार क्या होगा। मीर कासिम के बारे में आप जानिएगा कि मुंगेर में भी फैक्ट्री किया था इसने, क्या किया कि राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके चला गया। मुर्शिद कुली खां जो पहला था से मुर्शिदाबाद ले गया। और ये जो हमारा मीर कासिम था इसने क्या किया कि मुंगेर जो हमारा मुर्शिदाबाद से था वहाँ मुंगेर ले गया, ठीक है। यानी 3 राजधानियाँ बंगाल की हुई, पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर, ठीक। तो यहाँ पे भी मुर्शिद है, यहाँ भी मीर है, दोनों में म है, याद रखिएगा। मुर्शिद कुली खां और मीर कासिम क है दोनों में, इसी दोनों ने राजधानी क्या क्या हस्तांतरित किया यानी बदला। उसके बाद 64 में मीर कासिम 64 तक रहा, इसको पद से हटाया गया। बक्सर का युद्ध घटित हुआ 1764 ईस्वी में, ठीक है। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध घटित हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में अंग्रेजों की जब जीत हो गई पूरी तरह से, और इसमें 3 थे। एक तो आप जानते होंगे कि बंगाल का शासक कौन था, ये था मीर कासिम, ठीक है। लेकिन उस समय तो खैर नवाब था मीर जाफर, लेकिन ये अपने सिंहासन के लिए यानी नवाब के पद के लिए इन्होंने जो युद्ध किया उसमें 3 व्यक्तियों ने साथ दिया। अवध के सुजाउद्दौला और दिल्ली के जो उत्तरोत्तर मुगल कार के थे शाह आलम द्वितीय, उसने भी साथ दिया। ये तीनों की हार हो गई। फिर क्या किया अंग्रेजों ने कि हार के बाद इन तीनों से एक संधि कर, 2 हमारे बच गए, ठीक है। मतलब बंगाल का नवाब तो पहले ही हट गया, सॉरी बंगाल का नवाब पहले ही हट गया, 2 बच गए, एक तो अवध और एक हमारा दिल्ली का, ठीक है। इन दोनों से 2 संधि करवाई। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, एक तो 12 अगस्त को संपन्न होगी, एक 16 अगस्त को संपन्न होगी। 12 अगस्त को मुगलों के साथ होगी और 16 अगस्त को अवध के नवाब के साथ होगा। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इस संधि वाला भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ, पूछा जाता है, ठीक है। 12 अगस्त 16 अगस्त। इसके बाद आप चलिए कि यहाँ के बाद अवध तो कमजोर हो गया, मुगल काल को तो ऑलरेडी कमजोर होते आ रहा था, खोखला होते चला आ रहा था। फिर क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में जब यह युद्ध संधि हुआ, इसके बाद शाह आलम द्वितीय ने क्या किया कि अंग्रेजों को दीवानी प्रदान कर दी। 2 संधि तो ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, दीवानी प्रदान किया। दीवानी में से क्या समझते हैं, 2 पूछता है कि मुगलों के द्वारा बिहार, बंगाल, ओडिशा के क्षेत्र में फरमान किसे, यानी सुनहरा फरमान जिसको हम लोग गोल्डन फरमान भी कहते, किसने जारी किया, तो फर्रुखसियर, ठीक है। 3000 मासिक किराया, ठीक है, लेने लगा, टैक्स फ्री कर दिया। इसने किया दीवानी में कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में राजस्व को भी छूट दे दिया, यानी आप राजस्व ही एकत्रित करने लगिए, यानी जितने भी राजस्व आ रहे हैं उस पर सभी पर आपका अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजों का क्या हुआ, उपलब्धि प्राप्त हो गई, ठीक। दीवानी मिल गया, शाह आलम द्वितीय ने दीवानी दे दिया। फिर उसके बाद में दीवानी में था कि 26 लाख, जब संधि हुआ तो 26 लाख वार्षिक रुपया मुगल शासक को दिया जाता था कि आप 26 लाख रुपया लीजिए, ठीक है, आप चुपचाप रहिए और जितना हमको मिलेगा वो हमारा होगा, ठीक, वार्षिक था, ठीक। उसके बाद राजस्व वसूलने का अधिकार भी हो गया, किला भी अपना बनाने लगे। मतलब दीवानी का मतलब कि पूरे तरह से दीवानी उसके हाथ में चला गया, ठीक। उसके बाद 53 लाख रुपए प्रशासन चलाने के लिए बंगाल के नवाब को दिया जाता था। बाद में इसको कम करके आप पढ़िएगा 33 लाख, खैर ये नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है 26 लाख वार्षिक रुपया मुगलों को दे दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि बंगाल में उन लोगों को राजस्व का ठेका मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि 1765 ईस्वी में ही द्वैध शासन की शुरुआत कर दी, द्वैध शासन, ठीक है। यानी जब रॉबर्ट का गवर्नर, समझिए, तो वही नवाब तो कठपुतली हो गया, तब बंगाल का गवर्नर यहीं से शुरू होता है। तब बंगाल का गवर्नर 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव जब बना तो 1765 से लेकर 1772 के काल को, यानी 65 से जो हमारा काल चलेगा 72, इसको एक भारतीय इतिहासकार थे के.एम. पनिकर। कौन है? के.एम. पनिकर। इन्होंने इसको डाकुओं की लूट की संज्ञा दी। क्वेश्चन पूछता है कि 1765 से 72 के काल को किसने डाकुओं की लूट की संज्ञा दी? तो के.एम. पनिकर जी। के.एम. पनिकर जी इसलिए कहे
क्योंकि 1765 ईस्वी में जो दीवानी इन लोग को प्राप्त हुई यह 1772 ईस्वी तक चलता रह गया, क्योंकि इस समय किसी का कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। मतलब आप देखिए कि 1773 ईस्वी में पहली बार कंपनी द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, तो यानी कंपनी का पहली बार क्या होगा कि अपना रेगुलेटिंग मतलब नियामक यानी नियम बनाया पहली बार 1773 ईस्वी में। यानी 65 से 72 ईस्वी तक तो कोई नियम नहीं था, ठीक है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। तो इसलिए इस समय के काल को क्या कहा जाता है, डाकुओं की लूट की संज्ञा किसने, के एम पनिकर ने।